हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके बीच में एक ऐतिहासिक वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और देशी रियासतों का एकीकरण। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत के 562 रियासतों का एकीकरण कराया। उनके अंदर नेतृत्व करने की कुशल क्षमता थी। उनका दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस भारतीय लोगों को प्रभावित करता था। सरदार पटेल के कार्य और उनका योगदान भारतीय इतिहास में अमर है। हम सरदार पटेल और उनके कार्यों पर प्रकाश डालें, इसके पहले हम उनके जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल लेते हैं। जन्म 31 अक्टूबर 1875, स्थान नाडियाद, गुजरात। पिता का नाम झवेर भाई पटेल। अब हम देखते हैं कि सरदार पटेल को सबसे अधिक प्रभावित किसने किया या किसके जीवन से प्रभावित होकर वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। तो यहां पर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। राजनीति में उन्होंने किस प्रकार से प्रवेश किया? 1918 में गांधी जी द्वारा गुजरात में चलाए जा रहे किसान आंदोलन में सरदार पटेल ने सक्रिय भूमिका निभाई और यहीं से उनकी नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती चली गई। आगे देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे कोड करें कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है और सरदार पटेल को लौह पुरुष किसने कहा? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण कहा। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरदार की उपाधि कैसे मिली। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर उन्हें सरदार की उपाधि किस प्रकार से दी गई। 1928 में बारदोली, गुजरात में उनके नेतृत्व में चलाए गए किसान आंदोलन के बाद जो उन्हें सफलता मिली और ब्रिटिश हुकूमत झुक गई, इसके बाद बारदोली के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की, यानी वहां से उनके नाम के साथ सरदार शब्द जुड़ने लगा। अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरदार पटेल ने कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। तो सरदार पटेल ने अपना पहला आंदोलन चलाया जिसे बोलते हैं खेड़ा आंदोलन। 1918 में खेड़ा, गुजरात में सरदार पटेल ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय खेड़ा में सूखा पड़ गया था और वहां के किसान ब्रिटिश हुकूमत से कर को कम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत झुकने को तैयार नहीं थी। सरदार पटेल ने नेतृत्व किया और ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। जैसे इसके पूर्व मैंने बताया था आपको कि सरदार पटेल के अंदर नेतृत्व करने की बहुत क्षमता थी। पहले ही आंदोलन से उनकी नेतृत्व कुशलता का पता चलने लगा। अब हम उनके दूसरे आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं जिसे बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। 1928 में बारदोली, गुजरात में सरदार पटेल ने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। यहां पर प्रांतीय सरकार ने कर बढ़ा दिया था और झुकने को तैयार नहीं थी। सरदार पटेल ने नेतृत्व किया और ब्रिटिश हुकूमत को यहां फिर झुकना पड़ा और इसी बारदोली आंदोलन के कारण से उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। अब हम देखते हैं कि सरदार पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण में किस प्रकार से भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और सरदार पटेल को भारत का प्रथम गृह मंत्री बनाया गया और साथ ही उन्हें भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का पद भी दिया गया। पंडित नेहरू
के नेतृत्व में बने इस मंत्रिमंडल में सरदार पटेल को से बहुत आशाएं थी और उनके नेतृत्व कुशलता पर सबको बहुत भरोसा था। सरदार पटेल ने अपने इसी भरोसे को चरितार्थ किया और देखते हैं कि किस प्रकार से अपने नेतृत्व क्षमता और कुशल व्यक्तित्व के बल पर उन्होंने एक नए भारत का निर्माण किया। भारत जब आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित कर दिया और साथ ही जो देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल जाए या फिर वो भारत में मिल जाए। उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं रखा गया था। लगभग सरदार पटेल ने सभी देसी रियासतों से बात की और कुछ रियासतों पर दबाव बनाकर उन रियासतों को भारत में मिला लिया, यानी भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया। केवल 3 ऐसी रियासतें थी जो भारतीय संघ में मिलने को तैयार नहीं थी। इन रियासतों में हैदराबाद, कश्मीर व जूनागढ़ थी। हैदराबाद जो एक बड़ी रियासत थी। अब हम देखते हैं कि उस समय हैदराबाद की क्या स्थिति थी। हैदराबाद का क्षेत्रफल 82,313 वर्ग मील और जनसंख्या 1,86,00,000 थी। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आबादी हिंदू आबादी थी, यानी 89% वहां की आबादी हिंदू थी और वहां पर शासन निजाम का था जिसका नाम था उस्मान अली खान। उस्मान अली खान भारत में मिलने को तैयार नहीं था और उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। सरदार पटेल इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, लेकिन निजाम पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। निजाम पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी सेना तैयार करके कार्रवाई करना चाहता था। इस बीच सरदार पटेल ने हैदराबाद के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर दी और निजाम को गद्दी से हटाकर हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया। इस प्रकार से यह कार्रवाई 13 सितंबर 1948 को की गई थी और भारतीय संघ में 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भी मिल गया। अब अगले रियासत की तरफ हम बात करते हैं जिसका नाम है कश्मीर। कश्मीर की स्थिति कैसी थी उसको हम समझते हैं और देखते हैं। कश्मीर का क्षेत्रफल 84,471 वर्ग मील था। जनसंख्या 40 लाख थी। अब कश्मीर की आबादी की क्या स्थिति थी? कश्मीर की आबादी की तरफ हम दृष्टिकोण डालते हैं तो कश्मीर में मुस्लिम आबादी लगभग 75% थी और शेष आबादी में हिंदू, बौद्ध और सिख आबादी थी। राजा हरि सिंह के साथ यहां पर बहुत ही विषम स्थितियां थी। अगर वो पाकिस्तान में जाते तो हिंदू जनसंख्या के साथ अन्याय होता और भारत आते तो मुस्लिम जनसंख्या के साथ अन्याय होता। इसलिए राजा हरि सिंह ने तय किया कि वो स्वतंत्र राष्ट्र की तरह रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे कश्मीर के ऊपर कबायलियों का आक्रमण होने लगा और पाकिस्तान उन कबायलियों के साथ मिलकर भारत कश्मीर के ऊपर निरंतर आक्रमण कराता रहा। इससे राजा हरि सिंह घबरा गए और उन्होंने भारतीय सरकार से बात की और इस प्रकार से जो कश्मीर भी जो है भारत का अंग बन गया। उस समय राजा हरि सिंह ने भारतीय सरकार के साथ समझौता कर लिया और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भी भारत का अंग बन गया। एक और रियासत जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की। वहां की हिंदू जनता इससे नाराज हो गई। हिंदू जनता ने निजाम वहां के नवाब का विरोध किया। नवाब इससे घबरा कर पाकिस्तान भाग गया और 20 जनवरी 1949 को जूनागढ़ भी भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। जहां तक प्रतियोगी परीक्षाओं की बात होती है तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन सरदार पटेल के कुछ सहयोगी भी थे, उसे भी हम कोट कर ले। उन सहयोगियों में बीपी मेनन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और साथ ही उस समय भारत के जो तात्कालिक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने इन देशी रियासतों को मनाने का बहुत प्रयास किया था। इस प्रकार सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और व्यक्तित्व के कारण एक नए भारत का उदय हुआ।
नए भारत के इतिहास में सरदार पटेल का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया और आज भी भारतीय जनता सरदार पटेल को उतने ही सम्मान के दृष्टिकोण से देखती है। सरदार पटेल द्वारा किए गए कार्य इतिहास में अमर हो गए। अब मैं अपना अगला वीडियो अगले विषय पर लेकर आऊंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।